पढ़ चुके थे, कुछ थोड़ा सा एनालिसिस और बचा था, समझिए। बहुत सारों में ओवरऑल आपने पढ़ा कि जो नेट फ्लक्स होता है जो कि दिया जाता है E डॉट ds सरफेस इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज पे। और बॉक्स के अंदर अगर चार्जेस एक से ज्यादा हो तो आपने तरीका पढ़ा कि 1/ε जो भी चार्जेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम कर लेंगे कि अगर पॉजिटिव Q1 है, नेगेटिव Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4, इन सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया जाए। फिर आपने सिमेट्रिक सरफेस के लिए इसका प्रूफ पढ़ा कि कैसे डिराइव करें। फिर आपने इसके एप्लीकेशन में पॉइंट चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर, वेट कंडक्टिंग स्फीयर, लाइन चार्ज, सिलेंडर जो कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, शीट्स, ठीक है ना, सबके रिजल्ट को मैं क्विकली एक बार आपके सामने रख दूं क्या याद रहे आपको। आपने जो पॉइंट चार्ज का केस पढ़ा उसमें रिजल्ट था 1/4πε0 Q/r²। फिर इससे इस तरह तो उसके अंदर आंसर नहीं रोकता है, ठीक है ना। जबकि आपने जो सॉलिड स्फीयर देखा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनेट होता है। फिर जो हमने लाइन चार्ज देखा, लाइन चार्ज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 2λr, ये फॉर्मूला, और वही रिजल्ट सिलेंडर के लिए कंटिन्यू किया। जब हमने शीट्स देखा, 4 शीट, तो उसमें 2 केस आए, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग शीट। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए रिजल्ट पढ़ा आपने σ/2ε0, जबकि कंडक्टिंग के लिए पढ़ा σ/ε0। ये दोनों ही रिजल्ट, दोनों ही फील्ड इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कब r⁻⁻1 पे डिपेंड करता है, कब r⁻0 पे डिपेंड करता है, कब r⁻2 पर डिपेंड करता है, और कब r⁻3, बता सकते हो आप। इलेक्ट्रिकल फील्ड r⁻0 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं चार्ज शीट की, करेक्ट है ना, क्योंकि शीट के केस में फील्ड डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस को। ये प्रोपोर्शनेट टू r⁻⁻1, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लाइन चार्ज की, सिलेंडर। ई प्रोपोर्शनेट टू r⁻2, मतलब या तो आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हो या चार्ज स्फीयर की बात कर रहे हो। और ई प्रोपोर्शनेट है r⁻3, ऐसी कौन सी चीज होती है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है r⁻3 पर, मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? सर डाइपोल तो नहीं है। डाइपोल, हम बात कर रहे हैं डाइपोल, डाइपोल की बेस पर, करेक्ट। ये सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। फिर हमने आखिरी एनालिसिस समझाई थी आपको कि अगर 2-4 शीट्स को सामने रख दिया जाए, एक शीट पे चार्ज डेंसिटी σ1 और दूसरे पर σ2, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो आप 3 पोजीशंस ले सकते हो। इनमें से जब दोनों शीट्स के आप बाहर जाओगे तो इनके इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐड होंगे, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के ऐड होंगे, क्योंकि कोई प्लस चार्ज रखते हो आप तो दोनों शीट उसको राइट हैंडेड फोर्स देंगे, जबकि बीच में कोई चार्ज रखते हो आप तो शीट्स के फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, मतलब E1 फील्ड इधर होगा और E2 फील्ड इस साइड होगा, मतलब बीच में जो नेट फील्ड है वो डिफरेंस होगा दोनों शीट्स का, और आउटसाइड क्या होगा? एडिशन। और जबकि अगर एक शीट प्लस और एक माइनस हो तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब मिडिल रीजन में फील्ड ऐड हो जाएगा और आउटर रीजन में फील्ड ऐसा हो जाएगा, डिफरेंस करके दिया जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा केस था कि अगर ये 4 डेंसिटीज आप इक्वल कर देते हो तो आउटसाइड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ये हो जाती है 0। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं,
मिडिल रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है और एंड्स पर उसमें फ्रिंजिंग मतलब थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट आता है। ये मेरे ख्याल से मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया। अब आता है कि गॉस थ्योरम से आप कूलॉम्स लॉ कैसे डिराइव कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से आप कूलॉम्स लॉ कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो आप कूलॉम्स लॉ निकालना चाहते हो, मतलब 1/4 Q1 Q2 by R स्क्वायर। कैसे दिखाया जा सकता है, आप किसी एक चार्ज को सेंटर पे लेते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए। मान लो आप डिस्टेंस R है। अब Q2 पर Q1 क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो Q1 का यहाँ कुछ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा जो कि ऑब्वियसली कहाँ होगा, आउटसाइड। ठीक है, हम पता करना चाहते हैं फोर्स और Q2, क्योंकि कूलॉम्स लॉ फोर्स बताए तो फोर्स कितना होना चाहिए, Q2 मल्टीप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, Q1, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फील्ड। Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 के फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, ये हमको पता है कि E डॉट डी एस जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/S1 इंटू चार्ज एनक्लोज इनसाइड दिस बॉक्स। इसके अंदर तो सिर्फ चार्ज क्या है, Q1। आप Q2 पर जो फील्ड पता कर रहे हो, फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है, Q1। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ चार्ज क्या मान हो गया, Q1। और E डॉट डी एस जैसा अभी तक आप कैलकुलेट करते हुए आए हैं, इसकी वैल्यू आएगी EDS क्रॉस 0, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पीस कट करोगे आप और E और DS की डायरेक्शन कैसी आएंगी, सेम। करेक्ट, ये आएगा Q1 by S1 पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। ये 4πr², आप इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालिए, वैल्यू इज 1/4πε0 इंटू Q1 by R²। ये फील्ड आ गई। ये ला करके आप उसमें फिट करिए, इट विल बी 1/4πε0 Q1 by R²। ये होगा फोर्स, विच इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ के लिए ये डिराइव करना था। इस तरह से गॉस थ्योरम की हेल्प से आप कूलॉम्स लॉ अगर डिराइव करना है तो ऐसा करो। दो चार्जेस माने, एक चार्ज को सेंटर लेते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, सेकंड चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट किया, दिस इज Q2 इंटू E, और E को गॉस थ्योरम से कैलकुलेट। करेक्ट, ये गॉस थ्योरम आ जाएगा, सॉरी कूलॉम्स लॉ निकाल। अब एक अगली प्रॉब्लम बनती है कि गॉस थ्योरम को लिखते हो आप 1/S1 इंटू Q। एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, अगर दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/R² पर डिपेंड नहीं करता, तो इफ electrostatic force F is proportionate to 1/R to the power n and n is not equal to 2। ठीक है ना, फोर्स डिपेंड कर रहा है 1/R² अगर होता तो कूलॉम्स लॉ हो गया। मान लो कि 1/R to the power n होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और n की वैल्यू 2 नहीं होती। ठीक है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट गॉस थ्योरम, उसकी वैलिडिटी होगी कि नहीं।
बताइए। क्या अभी भी गॉस थ्योरम होल्ड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r⁴ कोई भी एक नंबर रखते हैं, 2 नहीं रखेंगे, 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे, तो क्या गॉस थ्योरम होल्ड करेगा? ये बताओ। नो सर। होल्ड करेगा? बताइए। अगर क्या गॉस थ्योरम किसी पावर के लिए होल्ड करेगा? नो सर, बिकॉज मे बी गॉस थ्योरम से गॉस थ्योरम जो होगा वो होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो अभी आप ई डॉट डी एस लिखते हो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1/ε0 इंटू टू, मतलब उस कैलकुलेशन में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आती, आर हट जाता है। क्यों हट जाता है? देखिए, आप इसको क्या करते हैं, ई डी एस cos 0 सरफेस इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरी सरफेस के लिए सेम, ds को हटा के लिख देते हो आप 4πr²। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से भी एक r² आता है, ठीक है, और उससे ये r² हो जाता है कैंसिल। इसीलिए आपके आंसर में r नहीं आता, तब ये रिजल्ट बनता है कि भाई ε0। अगर फोर्स 1/r और r की पावर को चेंज कर दें तो डेफिनेटली कैलकुलेशन में एक r बचेगा एंड गॉस थ्योरम विल फेल। ये एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा अगर फोर्स 1/r के ऊपर कोई भी पावर है विच इज डिफरेंट फ्रॉम 2। करेक्ट? इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2। करेक्ट। अब अगली चीज आती है, मान लो कि 2 वायर्स हैं, ये कोई स्टैंडर्ड डेरिवेशन नहीं है, ये मन से ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ आपको, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूजफुल है। सपोज कोई 2 वायर्स रखे हुए हैं, 2 चार्ज वायर को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा है। इस पर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इस पर चार्ज डेंसिटी λ2। आपको पता करना है फोर्स बिटवीन 2 चार्ज वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के 2 वायर्स हैं, एक वायर दूसरे की यूनिट लेंथ पर क्या फोर्स लगाएगा? बता सकता है कोई? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर क्या होगा? ये आप कैलकुलेट करोगे कि दोनों वायर के लिए आंसर आएगा 1/4πε0 2 λ1 λ2/r। ये एक वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, इसके कारण दूसरे वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स ये होगा, मतलब इसकी यूनिट न्यूटन्स में ना होकर न्यूटन्स पर मीटर होगी। कैसे? देखिए, जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आप जैसे मान लो कि ये वायर फील्ड क्रिएट कर रहा है और ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर नहीं, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो वायर इनफाइनाइट लेंथ। इसके आसपास इलेक्ट्रिकल लाइंस, इसके आसपास इलेक्ट्रिकल लाइंस रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करेंगे। जो सेकंड वायर रखा है जिसकी लंबाई है एल, ये लंबाई एल का वायर, क्या इस वायर के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि नहीं? देखिए, यस सर। सेम होगा ना, तो इसके हर एक पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस सेम,
इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है 2 लैम्डा 1 बाई आर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कंट्रोल्ड बाई आर। इस वायर के सारे पॉइंट का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम। इस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट फोर्स ऑपरेटिंग इज सेम। तो हम क्या करें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो फर्स्ट वायर में क्रिएट किया वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा 1 बाई आर। सेकेंड वायर पर क्या फोर्स लगा, तो सेकेंड वायर का चार्ज मल्टीप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड वायर का चार्ज क्या है, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, लंबाई एल है, इसका चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा 1 बाई आर, ये फोर्स हो गया। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। इनफाइनाइट लेंथ के एक वायर के कारण दूसरे वायर की सर्टेन लेंथ पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो ये होता है। और अगर हम पर यूनिट लेंथ निकालें तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखिए, ये कोई स्टैंडर्ड डेरिवेशन बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड में इसको कोई डायरेक्ट सवाल भी आपको नहीं, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ये एंड रिजल्ट बोर्ड के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ रखा है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर 2 लैम्डा 1 बाय आर कैसे आया? ये कैसा है, ये हमने जो लाइन चार्ज पढ़ा गॉस थ्योरम के कारण हमने लाइन चार्ज पढ़ा ना, उसका रिजल्ट क्या था, यस सर, यस सर, यस सर। दैट वाज 2 लैम्डा बाई आर। लाइन चार्ज जो पढ़ा आपने दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, हमने उसका इस्तेमाल किया। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इस टर्म यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसको कहा जाता है ये भी कोई स्टैंडर्ड डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड के लिए इसको आप छोड़ सकते हो, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। और इट इज सेड टू बी मैकेनिकल फोर्स ऑपरेटिंग on unit area of charge body। कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगता है, इस पर बेस्ड कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो पूछे गए हैं एज सच पेपर्स में। हमने समझाया था आपको कि मान लो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप चार्ज करते हो तो इसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। मतलब ये पीस दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस साइड रिपेल करेगा, ये इसको इस साइड रिपेल करेगा, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव अपार्ट। तो वे जानना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स होगा। देखिए कैसे हैंडल किया जाता है इस प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये निकाल रहे हैं हम फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया कोई क्या कह दिया जाता है प्रेशर, दिस आल्सो इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखते हैं, सपोज एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक एनक्लोजर है बंद चीज है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जानना चाहते हैं कि इसके यूनिट एरिया पर कितना फोर्स महसूस होना चाहिए ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। आप ये जानते हो कि अगर कंडक्टिंग चीज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर ये आप मान के चल रहे हो कि एक मेटल स्फीयर है, हम मान करके चल रहे हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और एक ऐसा है हॉलो, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है 0, और बाहर फील्ड कितना होता है, होता है कि नहीं। ये रिजल्ट क्लियर है कहाँ से है, ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं ये क्लियर हुआ आपको कि ये कहाँ से है। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये किसी भी मेटल की बनी हुई कोई चीज है, उसकी सरफेस के ठीक बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों होगा बता सकते हो।
बताइए, मालूम है किसी को? फिर आप कोई भी कंडक्टिंग चीज लोगे, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, आप मान सकते हो कि सरफेस के ठीक बाहर फील्ड ही होगा। क्यों होगा? देखिए, अगर ये मेटल स्फीयर है और आप कैसे कह रहे हो उसको हॉलो, ये एक्चुअली क्या है, जैसे शीट, मेटेलिक शीट है ना, और मेटेलिक शीट में आपने क्या पढ़ा है कि मेटेलिक शीट के जस्ट बाहर फील्ड कितना होता है? आपने पढ़ा था ना कि अगर शीट नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो शीट अगर कंडक्टिंग है तो उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप एक शीट की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो शीट के ठीक बाहर फील्ड ही होगा। अदरवाइज मैं इसी बात को समझने का दूसरा तरीका बताऊँ। आपने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज स्फीयर है, इसके कहा बाहर अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो आप इसके पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे लोकलाइज मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है और हम कहते हैं कि इस पे चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके बाहर। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पूरे स्फीयर के कारण है। यू कैन अज्यूम ये पूरा चार्ज कहाँ रखा है, इसके सेंटर। इफेक्टिवली हमारा सवाल ये होगा कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जा रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ की होगी। क्लियर है बात सबको? अब समझिए कि अगर इस सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती, चार्ज डेंसिटी को क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, चार्ज डेंसिटी को Yeah. होना चाहिए क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मान लो हम फील्ड सरफेस पे निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू फीड कर देते हैं, अगर हम क्यू की वैल्यू रखते हैं तो इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये रखा है आर स्क्वायर। आप 4 पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर कैंसिल करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर अब क्लियर सबको? तो कोई कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो उसके ठीक बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है? क्लियर? सर Yes, कंडक्टिंग sir. स्फीयर है बट हम इसको शीट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्या चीज? आपने कहा कि सर इसको अपन शीट मान सकते हैं, तो हम इसको शीट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? ये तो 3D है, मतलब ये तो स्फीयर है। नहीं, जो 3 डायमेंशनल चीज भी ले रहे हो आप, एक आप हॉलो स्क्वायर ले रहे हैं, तो हॉलो स्क्वायर किससे बना है? शीट ही तो है। एक मेटल का बना हुआ हॉलो स्क्वायर क्या है? शीट ही तो है, और क्या चीज है? आप शीट को मोड़ करके एक स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। बस, तो आप उसको एक शीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं देखिए। आपको ये दो चीज पता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है और बाहर इतना होता है, बस इसको ध्यान में रखिए। अब क्या करते हैं हम, ये स्फीयर लिया हमने इसमें से एक छोटा सा पीस काट दिया, एक कैविटी बना दी। ठीक है ना, एक छोटा सा हमने इसमें कट लगाया, इतना पीस बाहर निकाल लिया, तो ये एक कैविटी क्रिएट कर दिया आपने, और एक छोटा सा पीस आपने काट के बाहर निकाला। ठीक है ना, एक डिश शेप्ड एक पीस आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा पीस बाहर निकाल दिया है, और मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है? ds। इसका सरफेस एरिया ds है, और चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा कही जाए तो सिग्मा इंटू ds, ये इसका अपना नेट चार्ज होना चाहिए। अब जरा ये इमेजिन करिए कि ये जो हमने कैप इसमें से निकाल दी, अगर हम ले जाके फिट कर देते हैं यहाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। लेकिन जब ये पीस आपने काट के निकाल लिया तो क्या अभी भी अंदर फील्ड 0 होगा? नो सर। अब नहीं होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी कैविटी देख रहे हो आप, इस कैविटी के कारण एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे आप कोई भी चार्ज रखते हो तो वो उसको फोर्स स्ट्राइक देगी। मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पूरी कैविटी के कारण क्रिएट हो रहा है। अगर हम अंदर के किसी पॉइंट पर देखें तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर हम कैविटी के बाहर जाते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन भी। ठीक है,
ये जो कैविटी है, अभी हम कैप की बात नहीं कर रहे हैं। इस कैविटी के कारण अगर आप कोई भी चार्ज यहाँ रखते हो तो कैविटी उसको पुश करेगी टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो फील्ड इज टुवर्ड दिस साइड। और अगर आप बाहर आते हो तो भी कैविटी उसको पुश करेगी बाहर। तो इवन की डायरेक्शन ये, ठीक है। ये आपको डायग्राम थोड़ा एक्सेगरेटेड दिख रहा है। हमने क्या करना है, हमको सरफेस के ठीक अंदर और ठीक बाहर एक पॉइंट लेना है, तो उसमें जो फील्ड स्ट्रेंथ है दैट विल नॉट चेंज। अब हम बात करते हैं इस कैप की। ये कैप मतलब एक शीट हो गई। इस शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, और इस साइड अगर हम जाते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन भी होगी कि नहीं। एक चार्ज शीट ले रहा हुआ, आपने एक प्लस चार्ज रखा तो ये शीट इसको इधर रिपेल करेगी, और आपने एक प्लस चार्ज इधर रखा तो इस साइड रिपेल करेगी। होगा ऐसा? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात में। अब आपको ये पता है कि प्लीज अंदर एक्सप्लेन जीरो अगेन। होता है, मतलब E1 माइनस E2 जीरो। मतलब अगर हम कैप को ले जाके यहाँ फिट कर देते हैं तो E1 और E2 का रिजल्टेंट कितना चाहिए, जीरो, जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि E1 और E2 की वैल्यूज आपस में बराबर। जबकि अगर इस कैप को हम ले जाके फिट कर देते तो नेट रिजल्टेंट फील्ड क्या आना चाहिए, E1 प्लस E2। लेकिन रिजल्टेंट फील्ड हमको मालूम कितना, हमारे हिसाब से रिजल्टेंट फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E1 E2 आपस में बराबर हैं, मतलब E1 प्लस E1 इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब E1 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 E2 के बराबर है। कोई डाउट यहाँ तक? सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, वो E1 E2 का रिपल्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे है? आपने एक पीस काट के निकाल लिया है, आप इस तो बाहर दोनों का एडिशन होना है, अंदर दोनों का डिफरेंस होना है, बट डिफरेंस चाहिए कितना है, जीरो, व्हिच इज कंफर्मिंग दैट E1 E2 आर इक्वल। और बाहर E1 और E2 का एडिशन दे रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E1 और E2 आपस में बराबर है, एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्लियर हो गया कि जो पीस काटेंगे उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। अब बात करिए कि हमने जो छोटा सा पीस काटा, इस कैविटी के कारण, आप इमेजिन करिए कि कैविटी अपनी जगह पर लगी है, हमने इसको काट के निकाला नहीं, ठीक है। जो कैप है ये हमने काट के निकाली नहीं होती, इसका सरफेस एरिया है ds, उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अगर हम पूछें कि फोर्स ऑन दिस स्मॉल सेगमेंट ड्यू टू रिमेनिंग, उस पर कितना होगा, आप एक स्मॉल सेगमेंट पर फोर्स पता कर रहे हो ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी, इसको क्या कहा जाएगा, dF। ये कैसे दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाइड टू चार्ज। देखिए सही है, किसी चीज पर आप फोर्स निकाल लो, कैसे निकालोगे, उसके ऊपर क्या चार्ज है, मल्टीप्लाइड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने देखा कि जो पूरी बॉडी थी अपार्ट फ्रॉम दिस कैप, उसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना निकल के आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट ये E1 लिखा हुआ है, हम कैविटी वाले फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनटू सिग्मा इनटू ds, ये बच्चा है dF के बराबर। करेक्ट। अब क्या जानना चाहते हो, फोर्स ऑपरेटिंग पर यूनिट एरिया, क्या वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, देख लीजिए। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी टर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, मैकेनिकल फोर्स ऑपरेटिंग पर यूनिट एरिया ऑन चार्ज बॉडी। अब ये जो रिजल्ट देख रहे हो आप, ये 8 डिफरेंट टाइप से पेपर्स में पूछा गया। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इसको 8 अलग अलग तरीकों से पूछा गया, इसमें से 4 तरीके सरफेस एरिया से रिलेशन रखते हैं,
चार तरीके स्टोर्ड एनर्जी से कनेक्शन रखते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ। आपको जानना है फोर्स ऑपरेटिंग पर यूनिट एरिया। हमने पहला रिजल्ट देखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडिया दिया होता तो कितना होता, क्लियर। और ये रिजल्ट किस यूनिट में आएगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करना। इसका सीजीएस काउंटर पार्ट क्या होगा, सीजीएस काउंटर पार्ट के लिए जो रिजल्ट है इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जिस तरफ एप्सिलॉन नॉट है उसके उल्टे साइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाइए। रिजल्ट बचेगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर बाई के डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, दूसरा रिजल्ट ये याद, नो कंफ्यूजन। अब अगले पॉइंट पर चलिए। हमने पढ़ा कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो सिग्मा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सिग्मा इतने के बराबर होता है। इस रिजल्ट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताएंगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडिया होगा तो आप यहाँ पे एक के लगा दो, के एप्सिलॉन नॉट ही हो जाए। देखिए क्या होगा। अगर हम सिग्मा को देखें, जो नॉर्मली हम रिजल्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम सिग्मा को हटा के एप्सिलॉन नॉट ई डाल देते हैं, करेक्ट। आप इसको सॉल्व कर लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और डाइलेक्ट्रिक मीडिया होता तो हम उसमें के लगा देते। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की टर्म हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल दिया, मेरा बात। अब जिस साइड एप्सिलॉन नॉट लगा है उसके अपोजिट साइड, जैसे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में कितना लगा दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस पूरी चीज को डिवाइड कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट सीजीएस में चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट करिए कैंसिल, ये रिजल्ट सॉल्व होकर के आएगा के ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई इन टर्म्स ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट एज सच पेपर में पूछे गए। चार्ज बॉडी के ऊपर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, तो ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, तो सब याद रखना, क्लियर। तो 4 रिजल्ट ये हो गए। अब अभी एक टॉपिक पढ़ोगे आप, कैपेसिटर। 4 रिजल्ट ऐसे हैं जो उससे कंसर्न है बट सेम आएंगे। आप एक डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर, मैं सीधे एंड रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसमें चार्ज स्टोर किया जाता है, एक तरह से एनर्जी स्टोर की जाती है। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का भी फॉर्मूला यही होता है। अब अगर फोर्स पर यूनिट एरिया के बजाय यूनिट वॉल्यूम में क्या एनर्जी स्टोर हुई, हम उसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। रिजल्ट सेम है, कैसे आए वो एनालिसिस में बाद में बता दूंगा आपको, बट फिलहाल रिजल्ट नोट कर लो। रिजल्ट यही रहेगा, क्योंकि अभी हो जाएगा एनर्जी तो आएगा जूल्स पर मीटर क्यूब, और ये होगा और